अम, कुछ आंकड़ों में मैंने देखा कि कोरिया में 3,000 लॉटरी विजेता थे। यहाँ किसी ने लॉटरी से $1 मिलियन जीते हैं? ऐसा लगता तो नहीं है। कोरिया की तुलना में अमेरिका में लॉटरी के बड़े पुरस्कार होते हैं। अब कुछ विद्वान ऊब गए और वो ये देखने निकल पड़े कि लॉटरी विजेताओं के साथ क्या हुआ। और उन्हें पता चला कि कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कईयों को तलाक मिल गया, कई लोग शराब और ड्रग्स के आदी हो गए और कुछ लोगों का दिवालिया निकल गया। तो ये लोग ऐसी परिस्थितियों में कैसे आए? हालांकि उन्होंने 1 मिलियन से $5 मिलियन जीते थे। ये लोग ऐसी परिस्थितियों में इसलिए आए क्योंकि ये बड़ी राशि संभालने के लिए तैयार ही नहीं थे और वो अपने सारे पैसे इधर उधर की चीजों में खर्च करके खत्म कर देते थे। संभावित रूप से बहुत पैसा होने का मतलब हमेशा खुशी नहीं है। आपको पहले इस तरह की राशि संभालने की क्षमता होनी चाहिए। यदि आप समुद्र में तैरते हुए एक हिमकंड को देखते हैं, हम केवल इसके एक अंश को देखते हैं क्योंकि ये अधिकांश पानी के नीचे है। हिमखंड का इतना हिस्सा पानी के नीचे होगा, 90% जलमग्न हो जाएगा और 10% देखा जाएगा। इस बर्फ का घनत्व लगभग 0.9 है, इसीलिए इसका 90% डूब जाएगा और केवल 10% तैर जाएगा। यदि हम मानते हैं कि ये 10% यहाँ प्रदर्शित करता है व्यवसाय या आय की सफलता, इसके ऊपर और ज्यादा रखकर आप परिणाम को नहीं बदल सकते। यदि आप चाहते हैं कि ये ऊपर उठे तो आपको नीचे और अधिक जोड़ना होगा। लॉटरी विजेता का हिमखंड हालांकि अधिक इस तरह लग रहे हों, दूसरे शब्दों में ये लॉटरी विजेता बड़ी मात्रा में पैसे को संभालने में सक्षम ही नहीं थे, लेकिन वे ऐसा करने की क्षमता नहीं रखते थे यदि उनके पास पैसे को नियंत्रित करने की गहराई नहीं थी। क्या होता है जब वे लॉटरी जीतते हैं? ये हिमखंड उल्टा हो जाता है ना? ये अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में क्यों है? क्योंकि वहां पुरस्कार राशि जो है वो एक साथ देने के बजाय पेंशन की तरह दी जाती है। अन्य लोग आत्महत्या करते हैं, तलाक लेते हैं, बार, ड्रग्स या शराब के आदी हो जाते हैं या दिवालिया भी हो जाते हैं। वे पैसे को संभालना नहीं जानते, इसीलिए पैसा आपको खुशी नहीं देगा। बिना मेहनत के आप इसे कमाते हैं, ऐसा मैं चलिए आपको समझाता हूं। आप इस 90% की क्षमता बढ़ा सकते हैं और इसे समझाने के लिए आज ये जो व्याख्यान है इसका शीर्षक है सुपर सिनर्जी ऑफ यूनाइटेड हार्ट। मुझे लगता है कि आप में से कई लोग इस वाक्यांश को सुन चुके हैं और आप सोच रहे होंगे उस वाक्यांश का क्या मतलब है। मूल चीनी में एकीकृत या एकजुट के लिए वर्ण का उपयोग किया जाता है। वहीं चरित्र दूसरे वाक्यांश में दिखाई देता है, परिवार का प्रबंधन करने के लिए किसी की नैतिक खेती का उल्लेख करता है। इस चरित्र को विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। संभवित रूप से आप अपने 29 नैतिकों को साधने से परिवार को एकजुट करते हैं। मुख्य रूप से सुपर सिनर्जी ऑफ यूनाइटेड हार्ट एक ऐसी चीज है जिसमें आप अपने खुद के मन को विकसित करते हैं और एक मन और एक दिल के हो जाने पर एक सामान्य लक्ष्य के लिए एक साथ काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब तक हम सभी एक समूह के रूप में काम नहीं करते, एमएलएम व्यवसाय में सफलता हासिल करना मुश्किल होगा। अपने परिवार का प्रबंधन करना और अपने परिवार को एकजुट करना, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। किसी संगठन को या एक डाउनलाइन को एक दिल होना चाहिए। क्या होता है अगर आप इसे पूरा कर सकते हैं तो आप राष्ट्र पर शासन कर सकते हैं। इस मामलों में घरेलू बाजार को ले ले, ये संभव है ना? वहां से हम स्वीप कर सकते हैं और बाजार में अपना एक शांतिपूर्ण बड़ा सा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।
ये तभी हो सकता है जब हम एकीकृत या एकजुट हो। एटॉमी व्यवसाय में सफलता की कुंजी ये अवधारणा है। ऐसा करने के लिए आपको एक साथ काम करने की आवश्यकता है। एक चीनी कहावत है, तीन चमड़े के जूते बनाने वाले जुंग लियांग को हरा सकते हैं। जुंग लियांग एक बहुत प्रसिद्ध रणनीतिकार थे और वो शू हान के राज्य में लियू बेई के अधीन कार्य किया करते थे। फिर भी जुंग लियांग एक साथ काम कर रहे तीन चमड़े के जूते बनाने वालों को खो देते हैं। हालांकि ये बकवास लग सकता है, पर आज के विद्वान इस अवधारणा को कलेक्टिव इंटेलिजेंस कहते हैं। इसीलिए नो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस कलेक्टिव इंटेलिजेंस का मुकाबला कर सकता है। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। इतिहास में कोई भी बिना किसी अध्ययन के कभी सफल नहीं हुआ। आप में से कुछ लोग इस अवधारणा को तुरंत अस्वीकार कर देंगे। आप कह सकते हैं, मेरे पड़ोसी ने सबसे अच्छे कॉलेज से स्नातक किया, पर वो कुछ भी नहीं है अगर वो कोई अच्छा काम नहीं करता। ये अध्ययन के बारे में गलत धारणा है। अतीत में सीखने की अवधारणा अलग थी। अध्ययन के लिए चीनी शब्द गोंगफू है, जो काम और पति का संयोजन है। इसका मतलब है कि अध्ययन एक कामकाजी पति के बराबर है, लेकिन ये अध्ययन के लिए उनका शब्द है। स्कूलों में पढ़ाई अच्छी तरह से करने के बारे में है, भाषाएं, गणित और अच्छे ग्रेड प्राप्त करना। पर फिर भी ये पूरी अवधारणा का केवल एक तिहाई ही है, और ये केवल हमारे बौद्धिक अनुशासन के बारे में है। कृषि और औद्योगिक अवधि को हर साल सम्मानित किया जाता है, और ये सिर्फ बौद्धिक अनुशासन के साथ अच्छा रहता है। जब मैं हाई स्कूल में था, सभी लोग कोरिया में थे। वे लोग डॉक्टर, जज और अभियोजक बनना चाहते थे। आज के मुकाबले तब कहानी थोड़ी विपरीत थी। आज ग्रेड मायने रखता है। आप परीक्षा पास करके आराम से जज बन सकते हैं। ये लोग वर्तमान में सभ्य जीवन जी रहे हैं। केवल यही वजह है कि उनके पास ऐसी जिंदगी है, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से अध्ययन किया। यही कूल हेड है। कोरिया में 31 बच्चों को निजी एकेडमियों में भेजा जा रहा था, और उन्हें वहां पर कूल हेड को बेहतर ढंग से विकसित करने के लिए भेजा जा रहा था। जो भी हो, अध्ययन का सिर्फ एक ही पहलू है, आपको अंदर से विकसित करना। अध्ययन एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये आमतौर पर एक रूप में परिभाषित किया गया है, हमारे शरीर की खेती, ताकि उसका विकास हो सके। वास्तव में इसका मतलब क्या है? देखिए, उनके लिए बॉडी में हमारा सर, हमारा दिमाग और भौतिक शरीर शामिल है। पूरी बॉडी में ये तीन तत्व शामिल होंगे। आप कहीं भी सिर्फ अपने दिमाग से सीखकर अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको चाहिए होगा अनुशासन। बौद्धिक अनुशासन को कूल हेड के रूप में भी जाना जाता है। ये आपकी मदद करता है सही फैसले लेने के लिए। सही निर्णय लेते समय नॉलेज बहुत आवश्यक है। अर्थशास्त्र और व्यवसाय प्रशासन में अनिश्चितता में सही निर्णय लेने के लिए इनाम को लाभ कहा जाता है। ऐसे क्षेत्र में अगर आप सही निर्णय नहीं ले सकते, तो आप लाभ कमाने के बजाय हारने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आपको एक कूल हेड की आवश्यकता है। अगला होता है मन का अनुशासन। इसे हम वार्म हार्ट के रूप में भी जानते हैं। आप सोच सकते हैं कि आप दूसरों को धोखा देकर अच्छी तरह से जी सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी भी इंसान को मैं आज तक सफल होता हुआ नहीं देख पाया हूं। आपको इस काम में एक अच्छे स्वभाव और अच्छे दिल का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जब तक आप अपने सहयोगियों और अंततः नागरिकों के लिए कुछ उपयोगी नहीं करेंगे, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। कई विद्वानों का यह मानना है कि आप सफलता को प्राप्त करने में सक्षम हैं। अचूक लक्षण जैसे दृढ़ निश्चय, ईमानदारी से
इच्छा से, नैतिकता से, वर्ग और ईमानदारी सभी के दिल में बसे हुए होते हैं। अभी भी अगर आपके पास कूल हेड और वार्म हार्ट है, जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक ये शून्य हो जाएगा। मतलब आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना जरूरी है। आपको जरूरत है व्यस्त हाथ और पैरों की। इसका मतलब है कि आपको स्वस्थ और मेहनती होना होगा। इसके अलावा एक बार जब आप कूल हेड और वार्म हार्ट प्राप्त कर लेंगे, तब बिजी हैंड्स एंड फीट होने के कारण आप कुछ ना कुछ जरूर अपने जीवन में कर पाएंगे। सभी संस्कृतियों में से जो आपको अपने शरीर के साथ करने की आवश्यकता है, उसमें से सबसे मुश्किल होता है अंतिम अनुशासन। ये बहुत कठिन प्रशिक्षण है। समय से पहले कल्टीवेशन में हमारे पास 4 गुण होते हैं: अनुसंधान, ज्ञान, ईमानदारी और सुधार। संस्कृति कूल हेड और वार्म हार्ट की पढ़ाई के बाद आता है। एक बार देखें कि व्यस्त हाथ और पैरों का अनुशासन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। यदि आपका सर जानता है कि कल सुबह 5 बजे जगना है, एक्सरसाइज आपके शरीर के लिए अच्छी है, आप ऐसा करने के लिए दृढ़ हो जाते हैं, लेकिन उठने के बजाय आप सोते ही रहते हैं। वहां कुछ नहीं बदला, क्योंकि आपका शरीर हिला ही नहीं। ये एक व्यक्ति की आदत या काम नैतिक के रूप में देखा जा सकता है। सभी 3 क्षेत्रों को अनुशासित करके सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया को कल्टीवेशन कहा जाता है, और ये अध्ययन के रूप में भी जाना जाता है। यदि 3 विषयों में वार्म हार्ट सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो अमेरिका में सफल लोगों का ये मानना है और उनका ये विचार है कि एटमी जैसे व्यवसाय में सफल होने के लिए आपको आवश्यकता है एक ईमानदारी से इच्छाएं प्रकट करने की। और अगर आपके पास ये ड्राइव नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते, आप सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे। जब तक आप अपने वार्म हार्ट को अनुशासित कर सकते हैं स्वचालित रूप से, कंपनी के बारे में आप बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा सीखना शुरू कर देंगे। उत्पाद और सफलता के लिए आवश्यक कई अन्य ज्ञान होते हैं। आप फिर से कार्रवाई शुरू करते हैं, पर फिर भी अगर आप अपना मन नहीं बनाते, अगर आपके अंदर सफल होने की प्रबल इच्छा नहीं है, तो आप अपने शरीर को स्थानांतरित करने की उम्मीद कैसे करते हैं? आप एक गर्म दिल के साथ शुरुआत करते हैं और बाकी का पालन करते हैं। जो लोग पहली बार यहां आए हैं, वे कुछ कारक हैं जिन्हें आपको ये तय करने से पहले देखना होगा कि क्या करना है। ये आपके द्वारा किए जाने वाले किसी भी व्यवसाय के लिए सही होगा, और ये सिर्फ एटमी में ही लागू नहीं होता। इसके अलावा दूसरों पर भरोसा करने के बजाय आपको स्वयं जानकारी एकत्रित करनी चाहिए और उसकी जांच करनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। आपको ये देखना होगा कि क्या ये एक कानूनी कंपनी है। बहुत कम कंपनियां हैं जो आजकल अवैध रूप से काम करती हैं। जो कंपनियां अचल संपत्ति की योजना बनाती है, पिरामिड योजनाएं और अप्रकाशित धन उगाने वाले खबर में ऊपर हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि वे आमतौर पर अवैध ही होते हैं। ये कंपनियां कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं करते हैं। संभावित क्या ये एक कानूनी कंपनी है? अगर कंपनी को वैध रूप से स्थापित किया गया है, जिस तरह से व्यवसाय का प्रबंधन और विकास किया जाता है, वैसा ही कानूनन भी किया जाना चाहिए। दूसरा पहलू सीईओ की नैतिकता और क्षमताओं के संबंध में है। जब तक कंपनी धर्मार्थ कार्य नहीं करती, तब तक सीईओ के पास अच्छी नैतिकता नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता है, तो आप मित्र, पड़ोसी, इन सब को बेहतर विकल्प दे सकते हैं। पर जब तक उनके पास क्षमताओं की कमी है, वे कंपनी के सीईओ होने पर असफल ही होंगे। जैसे नैतिकता और क्षमता दोनों की ही आवश्यकता होती है। जब हमारे पास उत्पाद प्रतिस्पर्धा है जिसमें गुणवत्ता और कीमत शामिल है, तब लाभ की संरचना होती है। आखिरकार प्रवेश और रखरखाव शुल्क,
जैसे खर्चों का बोझ भी आपको सोचना पड़ता है। यदि ये शुल्क मौजूद है, तो आप कर्ज में डूब जाएंगे और इन्वेंट्री का भंडार हो जाएगा। आपको इन स्थितियों की अच्छी तरह से जांच करने की आवश्यकता है। इन सभी कारकों का जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये मुख्य अवधारणाएं भी हैं। बाकी सब कुछ तो सप्लीमेंट्री है। यदि आप सोचते हैं ये एक महान कंपनी है, तो आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है। आप इसके बारे में दो मन बनाकर नहीं चल सकते हैं। आपको निर्णय लेना ही होगा। आपने प्रसिद्ध टेकोमा नेरो ब्रिज के पतन के बारे में तो सुना होगा। 1940 के दशक में अमेरिका उस समय सबसे बड़ा और मजबूत राष्ट्र था। तो वो सबसे अच्छा सिविल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते थे। टकोमा संकीर्ण पुल का निर्माण किया गया और उसके बाद एक शानदार उद्घाटन समारोह भी हुआ। ये पुल भूकंप को दूर करने के लिए बनाया गया था और तेज हवाओं और सामना करने के लिए भी बनाया गया था इसको। ये पुल 110 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का भी सामना कर सकता था। सोचकर देखिए, कोई पुल जो 110 मील प्रति घंटे की हवाओं का सामना कर सके, जब वो ढह जाता है एक हल्के से झोंके से, 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा ने इस पूरे पुल को उड़ा दिया। वॉशिंगटन में एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा पब्लिक कॉलेज है। उसका नाम है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी। इस स्कूल में कई विद्वानों ने शोध किया है और उन्होंने ये जांच करना शुरू किया कि पुल ढह क्यों गया। उन्होंने शोध करना शुरू किया कि एक हल्की सी हवा इस घटना का कारण कैसे बन सकती है। अन्य ने इस सूत्र का उपयोग करके उत्तर की खोज की। समझने वाली बात यह है कि सभी ऑब्जेक्ट्स में नेचुरल फ्रीक्वेंसी नाम की एक चीज होती है। यदि किसी बाहरी बल की अवृद्धि होती है और वो प्राकृतिक अवृद्धि के बराबर है, तो इसका आयाम असीम रूप से बढ़ जाता है और ये विनाश का कारण बन जाता है। कहीं भी, भले ही वो कितना ही कमजोर बल का क्यों ना हो, लंबे समय तक जब कोई इंजीनियर एक साथ एक आवाज में काम करते हैं, तब उनके सहवृत्ति प्रभाव के कारण असीम रूप से कोई भी बनी हुई चीज बहुत मजबूत हो जाती है। इस समीकरण में हमारे पास आयामों का आयाम वायु का बल है। नॉर्टन फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज और फ्रीक्वेंसी ऑफ विंड एडीज कहते हैं कि अगर WO और W1 एक बराबर हैं, तो इन दो वर्गों का अंतर O के करीब होगा। यदि अंतर O के बराबर है, तो आपको एक अनंत मूल्य मिलेगा। यदि एक आवृत्ति अनंत हो जाती है, तो इसका मतलब है कि यह ढह जाएगी। इसका महान उदाहरण है जो दिखता है इस बात में कि आधे स्मार्टर्स क्यों सफल हो जाते हैं। एटमी व्यवसाय टकोमा नेरो ब्रिज है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हवा कितनी कमजोर हो सकती है, आप अभी भी अनंत शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जब हर कोई एक आवाज में सुर से सुर मिलाकर आगे बढ़ता है। फिर से, इस पुल को 110 मील प्रति घंटे की हवाओं का सामना करने के लिए बनाया गया था, पर एक बार प्राकृतिक अवृद्धि 40 मील प्रति घंटे की हवा के बराबर हो गई। सोचकर देखिए, अगर हवा से कम गति आती या वो कम गति से उड़ता, पर 40 मील प्रति घंटे से अधिक हवा जो है इस पुल को प्रभावित नहीं कर सकती थी। बहरहाल, आप भले ही कितने ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन आप सक्षम बन सकते हैं। असीमित तालमेल प्राप्त करने से आप सक्षम हो सकते हैं। ये वर्तमान टेकोमा नेरो ब्रिज है और इसे इसीलिए बनाया गया है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी तब नहीं होती जब हवा चलती है। अगर यह होता तो पुल फिर से गिर जाता। हमारे पास सियोल में टेक्नोमार्ट है, जो समाचार में भी था। ये इमारत बहुत हिंसक रूप से हिली थी और लोगों को इससे बाहर निकालकर इस इमारत को खाली करना पड़ा। इंजीनियरों ने जांच शुरू की कि ऐसा क्यों हुआ।
वो ये जानना चाहते थे कि ये दोषपूर्ण डिजाइन है या अगर कुछ और है जो इस इमारत को हिलाने का कारण बन सकती थी। ये कुछ प्रशिक्षण कर रहे इंजीनियरों की तस्वीर है। इमारत की 12वीं मंजिल पर एक फिटनेस सेंटर था। नवगठित फिटनेस प्रशिक्षक लगन से कक्षा का नेतृत्व करना चाहते थे। ताइबो, जिसने ताइक्वांडो और बॉक्सिंग को मिलाया। क्या होता है क्योंकि वे व्यायाम करना जारी रखते हैं। क्या होता है जब वो व्यायाम करना जारी रखते हैं और अधिक शक्ति लागू हो जाती है उनके पास, और इस बढ़ी हुई शक्ति से कंपन 30वीं मंजिल पर महसूस किया गया था। इसका मतलब है कि इमारत हिल गई। 30वीं मंजिल की प्राकृतिक अवृद्धि ताइबो कदमों के बराबर थी। लोगों को कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग थी। वैज्ञानिकों को क्या पता चला? जब सभी ने एक साथ व्यायाम किया तो उन्हें कंपन में बदलाव मिला। इसीलिए अगर वे व्यायाम जारी रखते तो इमारत गिर सकती थी। इसी वजह से फिटनेस सेंटर बंद कर दिया गया। और अगर आप एक साथ काम करते हैं ठीक इसी तरह, तो आपको प्राप्त हो सकती है बहुत बड़ी ताकत, सुपर सिनर्जी ऑफ यूनाइटेड हार्ट से। आप एक शक्ति प्राप्त करने में सक्षम होंगे जैसा आपने कभी नहीं देखा होगा। लोगों को केवल उनके ज्ञान या बुद्धिमत्ता के लिए काम पर नहीं रखा जाता है। आपको एक गर्म दिल की जरूरत है, एक अच्छे दिल की जरूरत है जिसमें दूसरों के साथ आपकी सामाजिकता शामिल होगी। आप इस निर्णय को लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए। इसके लिए आपको बिजी हैंड्स एंड फिट भी देखना होगा। हर दिन जब आप अच्छे से अध्ययन करते हैं तो मेरा मानना है कि आप सब जो चाहें वो बन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 3 वर्षों में आप हर महीने 10,000 से $50,000 प्रतिमाह कमाएंगे। आशा है आप सभी सफल होंगे। और सुनने के लिए धन्यवाद।